हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2018। इसमें हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चन को एक वीडियो में डिस्कस किया था और उसके बाद 11 to 20 क्वेश्चन को अलग वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने उन वीडियो को देखा होगा और उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 33 क्योंकि इनऑर्गेनिक के इसमें टोटल 33 क्वेश्चन थे। तो आज यहाँ पे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन एंड हो जाएंगे और कल से हम डिस्कस करेंगे फिजिकल के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, लेक्चर के एंड तक बने रहे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप सभी लोग भी पेन और कॉपी लेके बैठें तभी इस लेक्चर को देखें। और स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस सीरीज़ को हमने दिया है टारगेट प्रवक्ता सीरीज। टारगेट प्रवक्ता सीरीज क्योंकि हम सभी का टारगेट जो अगला आने वाला प्रवक्ता एग्ज़ाम है उसको टारगेट होना चाहिए, तभी हम उसको ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द एलिमेंट विच डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड बाय डायरेक्ट हीटिंग विथ हाइड्रोजन। हमको इसमें से बताना है कि कौन सा एलिमेंट हाइड्राइड नहीं देगा जब हम उसकी डायरेक्ट हीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे हमको एलिमेंट दिए हैं बेरियम, बेरिलियम, स्ट्रोंटियम एंड मैग्नीशियम। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि जो बेरिलियम है अपनी सीरीज में, अपने ग्रुप में सब एलिमेंट से अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। सब एलिमेंट से अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट हाइड्राइड नहीं देगा। जब हम इसकी डायरेक्ट हीटिंग करेंगे तो ये डायरेक्ट हाइड्राइड नहीं देगा। इसके लिए हम इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी AlH4 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होता है इनडायरेक्टली बेरिलियम हाइड्राइड। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होता है HCl प्लस AlCl3। तो स्टूडेंट, और जितने भी हाइड्राइड होते हैं, चाहे हमारे मैग्नीशियम हो, स्ट्रोंटियम हो और बेरियम हो, जितने भी हमारे अदर एलिमेंट हैं, ये डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, जैसे मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डायरेक्टली देता है हमारा हाइड्राइड। क्या देता है हमें? हाइड्राइड। ओनली बेरिलियम क्या है, यहाँ पे जो बेरिलियम है अपने ग्रुप में अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो इसका डायरेक्ट जब हम इसकी हीटिंग करेंगे तो हमको डाईहाइड्रोजन ऑब्टेंड नहीं होगा। इसके लिए डाईहाइड्रोजन हम ऑब्टेंड करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, देखो, जैसे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करी तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड। और जैसे ही जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन बेरियम के साथ करेंगे तो यहाँ पे होगा बेरियम हाइड्राइड, और स्ट्रोंटियम के साथ करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रोंटियम हाइड्राइड, और कैल्शियम के साथ करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड। लेकिन जो बेरिलियम है वो अब नॉर्मल बिहेवियर शो करने के कारण यहाँ पे जब हम उसकी डायरेक्ट हीटिंग करते हैं तो हमको डाईहाइड्रोजन ऑब्टेंड नहीं होता है, हमको हाइड्राइड ऑब्टेंड नहीं होता है। इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। इनडायरेक्टली हीटिंग जब हम करेंगे, जब बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो हमें यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड ऑब्टेंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 वाला, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बिलोंग टू विच ब्लॉक। हम सभी जानते हैं कि जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट होते हैं वो अब ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और उसमें भी क्योंकि जो अब ब्लॉक होते हैं उसमें भी 2 सीरीज होते हैं। एक तो होती है हमारी लेंथेनाइट सीरीज जो 58 से 71 के बिटवीन होती है, और दूसरी होती है हमारी एक्टिनाइट सीरीज जो 90 से 103 के बीच में होती है। और जो ट्रांस यूरेनियम है ये हमारे एक्टिनाइट सीरीज में आता है, जिसमें एक्टिनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे 90 to 103 तक। ठीक है, तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बिलोंग टू विच ब्लॉक,
कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है हमारे एफ ब्लॉक से, और एफ ब्लॉक में भी कहाँ से, एक्टिनाइड सीरीज से। और स्टूडेंट जितने भी हमारे ये ट्रांस यूरेनियम यानी यूरेनियम के बाद जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं एक्टिनाइड में, ये सभी हमारे मैन मेड एलिमेंट होते हैं। इनको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट भी बोलते हैं, इन सबको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम इसका 23 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैड द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस, स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। स्टूडेंट यहाँ पे हमको ये लैंथेनाइड के एलिमेंट दिए हैं, लैंथेनाइड के आयन दिए हैं, लैंथेनम, सेरियम, एरिंडियम और समरियम। तो हमको बताना है कि किसमें स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस होगी। तो स्टूडेंट जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज़ अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आयनिक रेडियस भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा जो हम इसमें आयनिक रेडियस होगी वो होगी सबसे ज़्यादा हमारी लैंथेनियम आयन की, उसके बाद होगी हमारी सेरेनियम आयन की, उसके बाद होगी हमारी समरियम आयन की, और लास्ट में हो गया हमारी इरिंडियम आयन की। ठीक, तो सबसे लास्ट में क्या सबसे लास्ट में हमारा अर्बियम, तो हमने यहाँ देखा कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे आयनिक रेडियस क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है। और इसमें डिक्रीज होने का मेन कारण ये भी होता है कि यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है यानी जो आयनिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जो इसमें एफ सेल है उसका जो नेचर होता है वो डिफ्यूज्ड होता है। उसका नेचर क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है। अगर नेचर डिफ्यूज्ड हो गया तो न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर मोस्ट से न्यूक्लियर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अगर अब सब सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सभी ओर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ईजिली इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, देखो जो इसमें जो न्यूक्लियस की जो एटॉमिक साइज है सपोज यहाँ पे थी, उसने जैसे अट्रैक्ट किया तो एटॉमिक साइज यहाँ पे आ गई, तो एटॉमिक साइज में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जब न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल होता है उसका जो शेप होता है वो डिफ्यूज्ड हो जाता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है वो ईजिली अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर ईजिली अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें उसके जो एटॉमिक रेडियस है यानी जो आयनिक रेडियस है उसमें डिक्रीज होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी मेटल। जो हमको 4 ऑप्शन दिए इसमें से हमको बताना है कि कौन सा एलिमेंट सेमी मेटल है। स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि जो सेमी मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन होती है, इनको बोलते हैं हम सेमी मेटल, या इनको हम मेटलॉइड भी बोलते हैं। और इनका यूज हम सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 में एक एलिमेंट होता है हमारा जो सेमी मेटल यानी मेटलॉइड होता है, वो होता है हमारा बोरॉन। ये तो हमारा ग्रुप 13 का एलिमेंट है, उसमें है बोरॉन। और ग्रुप 14 में होता है हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और ग्रुप 15 में होता है हमारा आर्सेनिक एंड एंटीमनी। और ग्रुप 16 में हमारा जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें हमारा टेलुरियम एंड पोलोनियम। और ग्रुप 17 में होता है हमारा एस्टेटिन यानी 80।
तो यहाँ पे देखो जो भी हमारे नॉन मेटल सेमी मेटल होते हैं उनको हमने यहाँ पे नोट किया। आप भी इन सभी पॉइंटों को नोट कीजिए। जो ग्रुप 13 है उसमें हमारे सेमी मेटल होता है यानी मेटलोइड होता है हमारा बोरॉन। ग्रुप 14 में हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ग्रुप 15 में हमारा आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ग्रुप 16 में हमारा टेलुरियम एंड पोलोनियम। और ग्रुप 17 में हमारा एस्टेटिन। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा सेमी मेटल है। सेमी मेटल क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे सेमी मेटल है, हमारा बोरान यहाँ पे सेमी मेटल है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस। हमको यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है, हम इसमें से हमको बताना है कि कौन सी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस को नहीं देगी। कौन सी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस को नहीं देगी। तो हाइड्रोजन जब लिथियम एल्यूमिनियम उसके साथ जब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो उस कंपाउंड में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना चाहिए। एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना चाहिए। यहाँ पे देखो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें हम ऑप्टेंड होगा यहाँ पे, एक तो होगा हमारा लिथियम ऑक्साइड, एक तो होगा हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड और एक होगा हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगी, इवॉल्व होगी। और इसमें भी हमको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी। और ऑप्शन नंबर सी है, इसमें भी हमको हाइड्रोजन गैस उपलब्ध होगी। बट जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे देखो कोई भी हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो रिएक्शन क्या करेगी, तो यही रिएक्शन हमें हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी कंपाउंड में अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कर रहे हैं तो उस कंपाउंड में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना चाहिए। एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 26 वाला, आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विथ। आयोडीन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन एंड नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन एंड नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट आयोडीन जो है सल्फर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आयोडीन सल्फर के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते हैं। ये रूम टेम्परेचर स्टेबल नहीं होते हैं जैसे हम, और इस रिएक्शन को होने के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सा रिएक्शन, तो आयोडीन किसके साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, सल्फर के साथ। और ये फास्फोरस के साथ भी रिएक्शन शो करता है और फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन शो करता है और नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन को शो करता है। आइए इनके रिएक्शन को देखते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे रिएक्शन को लिख दिया क्योंकि अगर हम रिएक्शन को एक साथ लिखेंगे तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब हमने आयोडीन की रिएक्शन फास्फोरस के साथ की, जब हमने आयोडीन की रिएक्शन फास्फोरस के साथ की तो हमें ऑब्टेंड हुआ यहाँ पे फास्फोरस ट्राईआयोडाइड, फास्फोरस ट्राईआयोडाइड। और जब हमने आयोडीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ की 3 मोल के साथ तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ आयोडीन ट्राईफ्लोरीन जो कि येलो कलर का होता है। और जब हमने आयोडीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ की 5 मोल लिए जब हमने उसके, तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। और जब हमने आयोडीन की रिएक्शन फ्लोराइड के साथ आयोडीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ की जब हमने उसके 7 मोल लिए तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। और जो दोनों ये कंपाउंड होते हैं ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, आप इन रिएक्शन को नोट कर लीजिए। और जब हमने आयोडीन की रिएक्शन HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ की तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ यहाँ पे एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको बोलते हैं हम आयोडिक एसिड। और बाई प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आयोडीन किसके साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, सल्फर के साथ। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द और ऑफ जिंक विच कंटेन कार्बोनेट। हमको इसमें कार्बोनेट जिंक के और को देखना है जिसमें कार्बोनेट होता है, तो कौन से जिंक के और में कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हम मेलेसाइड का और होता है हमारा CO3 CuOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मेलेसाइड। और सेकंड हमारा सेरुसाइड, इसको बोलते हैं हम PbCO3। और थर्ड है हमारा जिंकाइड जिसको बोलते हैं हम ZnO। और फोर्थ है हमारा कैलामाइन जिसको बोलते हैं हम ZnCO3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिंक का और जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है। कार्बोनेट प्रेजेंट किसमें, हमारे कैलामाइन में यानी जिंक कार्बोनेट में। और बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को टिक करके आ जाएंगे, बट जबकि हमको
जबकि हमको जिंक के और में ऑक्साइड के बारे में नहीं पूछा, हमको पूछा यहाँ पे कार्बोनेट के बारे में। तो कार्बोनेट में होता है हमारा ZnCO3 जिसको बोलते हैं हम कैलामाइन। और अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि आइडेंटिफाई द और ऑफ जिंक विच कंटेन ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में कौन सा होता है हमारा जिंकाइट यानी ZnO। और जो सेरोराइट है ये हमारा लेड का ओर है। और जो मेलेसाइट है CuCO3 COH का होल्टाइज, ये हमारा कॉपर का ओर है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आइडेंटिफाई द ओर ऑफ जिंक विच कंटेन कार्बोनेट। सबसे फर्स्ट हमारा मेलेसाइट, सेरोराइट और जिंकाइट और कैलामाइन। तो कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें जिंक के ओर में कार्बोनेट है हमारा, ऑप्शन नंबर डी कैलामाइन, जिसको बोलते हैं हम ZnCO3। तो स्टूडेंट, ये हमारे मेटलर्जी टॉपिक में कुछ हमको और के नाम याद करने पड़ते हैं। आप सभी लोग उन औरों को याद कर लीजिए। जैसे हमसे पूछता है कभी क्वेश्चन में कॉपर पायराइट का एक और होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कॉपर पायराइट CuFeS2। और जो जिंक के ओर हैं इसमें एक दो और होते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो है हमारा जिंक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम जिंकाइड, और एक हमारा कैलामाइन जिसको बोलते हैं हम जिंक कार्बोनेट। एक होता है हमारा ZnS जिसको बोलते हैं हम जिंक ब्लेंड। एक होता है हमारा Zn2SiO4 जिसको बोलते हैं हम विलेमाइट। आप इन जिंक के ओर को नोट कीजिए। जिंक के कितने ओर बताए मैंने, 4 बताए यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा जिंकाइट, दूसरा हमारा कैलामाइन, तीसरा हमारा जिंक ब्लेंड जिसको बोलते हैं हम जिंक ब्लेंड, और लास्ट है हमारा विलेमाइट जिसका फॉर्मूला हमारा Zn2SiO4। और ये हमारा मेलेकाइट का स्ट्रक्चर हमारा CuCO3 COH का होल्टाइज। तो किसका और हो गया है, कॉपर का एक और बताया हमने, कॉपर पायराइट CuFeS2। और कॉपर का एक और होता है हमारा एजुराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है हमारा एजुराइट। तो एजुराइट का फॉर्मूला होता है हमारा, जो भी हमारा जो मेलेकाइट है ना, इसके आगे 2 लगा देना आपको, इसके आगे 2 लगा देना है। तो 2 CuCO3 CuOH का होल्टाइज, ये हो गया हमारा एजुराइट। एक होता है हमारा कॉपर ग्लांस जिसका फॉर्मूला होता है Cu2S। आप इन और को नोट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे जिंक के और भी बता दिए और कॉपर के और भी बता दिए मेन। और एक होता है हमारा एल्यूमिनियम का जिसको बोलते हैं बॉक्साइड Al2O3 एंड 2H2O। Al2O3 2H2O, ये होता है हमारा बॉक्साइड का, ठीक है। एक होता है हमारा एल्यूमिनियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं हम क्रायोलाइट। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा Na3Al F6। तो स्टूडेंट आप इनको नोट कर लीजिए। और लेड का एक तो और है हमारा लेड कार्बोनेट, एक होता है हमारा गैलेना जिसको बोलते हैं हम PbS। तो स्टूडेंट आइए अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लास्ट फर्नेस में बी यूज टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और द प्रिंसिपल यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस इज। तो ब्लास्ट फर्नेस का यूज हम आयरन मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और हमको इसमें बताना है कि जब हम ब्लास्ट फर्नेस में मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, एक देखो इस टाइप का एक भट्टी होती है। इस भट्टी के अंदर हाई टेम्परेचर रहता है। जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है हमारा 2150, फिर उसके बाद होता है हमारा 1510, फिर होता है हमारा 1210 केल्विन, ठीक है। तो लास्ट में सबसे नीचे वाले में क्या है, टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे हो 2110। तो यहाँ पे देखो जब हम ब्लास्ट फर्नेस
ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से ऑक्साइड ऑफ आयरन ओर के ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और कोक को क्या करते हैं हम यहाँ से तीनों को हम ऊपर से ब्लास्ट फर्नेस में जैसे ही डालते हैं तो इसमें रिएक्शन टेक प्लेस कर, इसमें अलग अलग टेम्परेचर में रिएक्शन अकर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हम आयरन के ऑक्साइड कौन से लेते हैं, हम यहाँ पे हम आयरन के ऑक्साइड लेते हैं, जैसे हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है हमारा Fe2O3। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा Fe3O4 प्लस CO2। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस से कर लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे आयरन हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट में जो आयरन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी 2.66 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज होती है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। हम अगेन जो हमारा ये तो था हमारा हेमेटाइट, और हेमेटाइट से हमको क्या मिला, मैग्नेटाइट। जब हम अगेन मैग्नेटाइट का Fe3O4 प्लस CO, जब हम अगेन इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होगा आयरन ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नेटाइट में है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आयरन का Fe2.66, और यहाँ पे आ रहा हमारा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और जैसे हमने आयरन ऑक्साइड का अगेन रिडक्शन किया तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होगा आयरन प्योर मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ करते हैं अगेन तो हमें ऑब्टेंड होता है यहाँ पे आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया, यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट किया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि हमको जब हमने इसका रिडक्शन किया तो वहाँ पे कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ किया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विल्सन डिसीज क्या होता है, जब ये डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर की कमी से होता है। ये डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर से होता है जब कॉपर क्या होता है हमारे ब्रेन या लीवर या स्टोमच में अधिक मात्रा में स्टोर हो जाता है, तो उसकी कमी से एक डिसीज होता है जिसको बोलते हैं हम विल्सन डिसीज। तो उसके डिसीज को हम कम करने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे EDTA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विल्सन डिसीज। तो विल्सन डिसीज किसकी कमी से होता है, जब हमारा कॉपर हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहाँ पे होता है हमारा विल्सन डिसीज, और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं EDTA यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिड के, उससे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, EDTA। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, बिना पढ़े ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, विल्सन डिसीज को पढ़ेंगे, ओनली विल्सन डिसीज को पढ़ेंगे और डायरेक्ट ये ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, जो कि उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ट्रीट। यहाँ पे बोल रहा है ट्रीट, तो ट्रीट पेशेंट को जो विल्सन डिसीज से ग्रसित पेशेंट्स है उसको हम किससे ट्रीट करेंगे, किसका ट्रीटमेंट देंगे, उसको हम EDTA यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे बोल रहा है हमको, द स्प्लिटिंग ऑफ मेटल d ऑर्बिटल यूजिंग फ्लोरीन आयन एज ए लिगेंड इज मोर, यहाँ पे गैप है, इज मोर एज कंपेयर टू क्लोरीन। हमको बताना है कि जो F आयन है यानी फ्लोरीन आयन है, उसमें स्प्लिटिंग क्लोरीन की अपेक्षा ज़्यादा होती है,
ज़्यादा होती है, उसका रीज़न क्या है? हम जानते हैं कि हमने एक सीरीज पढ़ी होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लिगेंड को इनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हैं, लिगेंड को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आता है हमारा, सबसे लास्ट में आता है हमारा आयोडीन, उसके बाद आता है हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन, IBr HCN, यहाँ पे आ गया हमारा थायोसाइनेट, HCN आता है यहाँ पे, HCN, Cl, F और ऑक्जेलेटो C2O4 और H2O, उसके बाद NCS और अमोनिया, आप नोट कीजिए इस सीरीज़ को, और एथिलीन डाइमीन, इस EN को बोलते हैं हम एथिलीन डाइमीन, उसके बाद साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट होते हैं यानी वाटर तक, ये होते हैं हमारे वीक लिगेंड, ये होते हैं हमारे वीक लिगेंड। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, तो यहाँ तक होते हैं हमारे वीक लिगेंड। और जो यहाँ से आगे को यानी NCS, अमोनिया, EN, CN और CO, ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को हम इसकी स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, और जो वीक लिगेंड होते हैं उसमें स्प्लिटिंग कम होती है। अगर इसमें स्प्लिटिंग कम होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगी, हमारी पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी स्प्लिटिंग ग्रेटर देन पेयरिंग, तो यहाँ पे हमारी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो वीक लिगेंड होते हैं यहाँ पे हमारे स्प्लिटिंग गैप कम होता है, तो यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हमको बताना है कि द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल यूजिंग फ्लोरीन एज ए लिगेंड इज मोर कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन आ रहा है हमारे यहाँ पे और क्लोरीन आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है देन क्लोरीन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड देन क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको बताना है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट 2Tg लेवल। तो हम सभी जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा 2Tg और सेकंड होता है हमारा Eg। 2Tg मतलब जो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, इसमें होंगे हमारे 3 ऑर्बिटल। इन सब की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। इसमें आते हैं 2Tg में आते हैं हमारे dxy, dyz और dzx, और Eg में आते हैं हमारे dx² y² और dz²। तो हम सभी जानते हैं कि जो T2G है इनकी एनर्जी सेम होती है, यानी इनको बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट, इसको बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट और इसको बोलते हैं डबली डिजेनरेट। ट्रिपली डिजेनरेट में से इसमें जो तीनों ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, और जो Eg है यानी डबली डिजेनरेट, इनमें दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती है यहाँ पे सेम होती है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल जो dxy, dyz, dxz है, इनमें जो ऑर्बिटल होते हैं कहाँ पे होते हैं? हमारे बिटवीन द एक्सिस। कहाँ पे होते हैं? बिटवीन द एक्सिस। और जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है ये होते हैं हमारे अलॉन्ग द एक्सिस। ये तो हमने जब हमने इसके शेप डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था। तो हमको बताना है कि कौन से ऑर्बिटल 2Tg को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2Tg में कौन सा है? हमारे dxy, dyz, dzx। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, dxy, dyz, dzx, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट Eg लेवल, तो Eg लेवल यानी डबली डिजेनरेट, तो उसमें कौन से आते हैं हमारे dx² y² एंड dz²। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होता है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारे ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड है। ऑर्गल डायग्राम का यूज हम जब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में एनर्जी के स्प्लिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी उसमें स्पिन अलाउट का ट्रांजिशन करेंगे हम। तो हमको क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे द
इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ TiOH6 का होल थ्राइस, नहीं यहाँ पे होल थ्राइस नहीं, यहाँ पे जो 3 है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है वो। एग्जिबिट वन ऑब्जर्वेशन बैंड ऑफ क्रिस्टल फील्ड ओरिजिन। हमको ये बताना है कि जो हमको क्वेश्चन में ये बताया है कि जो हमको जो कंपाउंड दिया है ये ओनली वन ऑब्जर्वेशन बैंड को शो कर रहा है, तो हमको ये बताना है कि इसका जो ऑब्जर्वेशन बैंड है उसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, उसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा। हमको कंपाउंड दिया है TiOH6 और +3, तो यहाँ पे टाइटेनियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, टाइटेनियम यहाँ पे कौन से, टाइटेनियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +3। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर्गन यानी 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए हमारे 4s2 और 3d2 ये तो हो गया हमारा टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम टाइटेनियम 3+ का लिखेंगे +3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिमूव होंगे लास्ट सेल से, और 1 इलेक्ट्रॉन डी से रिमूव होगा, तो यहाँ पे बचा हमारा 3d1। अब हमको बताना है कि जो D1 है इसमें ऑब्जर्वेशन बैंड कहाँ से कहाँ होगा। तो सबसे पहले हमको इसमें आना चाहिए हमको ऑटोमिक टर्म या टर्म, उसके लिए हम एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए यहाँ पे, ऑटोमिक टर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 2s+1l, इससे निकालते हैं हम ऑटोमिक टर्म। तो यहाँ पे जो S है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा कि उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और D रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे जो हमारे सब सेल की जो शेप होती है, जैसे 0 हो गया तो उसके लिए 1, अगर 2 हो गया तो उसके लिए, अगर 1 हो गया तो उसके लिए P, अगर 2 हो गया तो उसके लिए D। ये हमने सब क्वांटम नंबर में डिस्कस किए। तो यहाँ पे देखो D में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। D में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ओनली 1। आपको 3 से कोई मतलब नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन देखने की D ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 1। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम यहाँ पे D के 5 ऑर्बिटल हैं तो फर्स्ट ऑर्बिटल के लिखते हैं हम +2 +1 0 -1 -2। ये सब हमने क्वांटम नंबर में डिस्कस किया, ठीक है। ये तो हमारी L की वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे हमको बताना है 2s+1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे जो S रिप्रेजेंट करता है, S इज इक्वल टू n × हाफ, यानी n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 1 × हाफ इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे S की वैल्यू पुट करेंगे तो 2s+1 में जब हम S की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × हाफ +1, तो हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2s। तो ये तो आ गई हमारी S की वैल्यू, यानी 2 आ गई S की वैल्यू। और अब हम निकालेंगे यहाँ पे L की वैल्यू। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पे देखो ओनली वन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके लिए जो हमारी L की वैल्यू है 2। L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। हम सभी जानते हैं कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए सबसे होता है हमारा S, जब 1 होती है तो उसके लिए होता है P, जब 2 होता है तो उसके लिए होता है हमारा D। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है हमारी, D। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2D, जो हो गया इसका ऑटोमिक टर्म या टर्म। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे, हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम को डिनोट करेंगे। आइए इसको पहले रफ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमिक टर्म क्या है, हमारा 2D, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, D1। तो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जब हम इलेक्ट्रॉनों में स्प्लिटिंग करते हैं, जब D ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये मेटल लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा तो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। एक तो होगा हमारा EG ऑर्बिटल, एक होगा हमारा 2T2G।
तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जैसे हमने इसको कुछ एनर्जी दी, जैसे हमने इसको कुछ एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर इसके हायर एनर्जी लेवल में चले गया, हायर एनर्जी लेवल में चले गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और नीचे हो गया, नीचे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, ओनली वन ही इलेक्ट्रॉन है तो वो ऊपर चले गया, तो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन रहे हमारे 0। तो ये हो गया हमारा Eg और ये हो गया हमारा 2Tg। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है हमारा देखो फ्रॉम 2Tg टू Eg, फ्रॉम 2Tg टू Eg। तो हमको बताना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे 2T2G टू 2T2G टू 2Eg। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक बैंड बनता है ऑर्गल डायग्राम में, जैसे ये हमारा D2, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑटोमिक टर्म आया था वो है हमारा D2, और ये स्प्लिट करता है, ये स्प्लिट करेगा फ्रॉम 2T2G से फ्रॉम 2Eg। तो स्प्लिटिंग कहाँ से कहाँ कर रहा है, यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग ये फ्रॉम 2G से फ्रॉम 2Eg तक स्प्लिटिंग कर रहा है, यानी इसका ऑब्जर्वेशन बैंड कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 2Tg टू फ्रॉम Eg। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑर्गल डायग्राम से लेक्चर के एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से या तो ऑटोमिक टर्म के बारे में पूछेगा, या ऑर्गल डायग्राम के बारे में पूछेगा, या माइक्रोस्टेट के बारे में पूछेगा। आइए अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको यहाँ पे रिएक्शन दिया है V2O5 प्लस B2O3। जब हम इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ करते हैं इतने हाई टेम्परेचर में, तो हमें बताने कि यहाँ पे एक्स से क्या प्रोडक्ट है, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेंड हो रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारे डी ब्लॉक की रिएक्शन है, यानी वैनेडियम की। जब हम वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड की रिएक्शन बेरिलियम ट्राईऑक्साइड के साथ करते हैं कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और इतने हाई टेम्परेचर में, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा, उसको बोलते हैं हम वैनेडियम बोराइड, उसको बोलते हैं हम वैनेडियम बोराइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो दिया है। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड हुआ, वैनेडियम बोराइड। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, ये रिएक्शन होते हैं, आप इनको तो याद करना ही पड़ता है रिएक्शन को, ठीक है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। तो स्टूडेंट आज हमने यहाँ पे जो लेक्चर 2018 में केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे इनऑर्गेनिक के, उनको यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम कल से डिस्कस करेंगे इसके फिजिकल वाले पोर्शन को। तो लेक्चर के एंड तक बने रहें किसी भी लेक्चर में। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ स्टूडेंट, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने एलटी के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आप केमिस्ट्री के उन क्वेश्चन को भी देखिए, क्योंकि प्रवक्ता के जो क्वेश्चन आते हैं वो एलटी से थोड़ा ईजी आते हैं। एलटी के क्वेश्चन के कंपेरिजन में थोड़ा ईजी आते हैं, बट थोड़ा लेंथी होते हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को भी ध्यानपूर्वक देखिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।